हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर को। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, क्लास 10th के मैथ में कुल मिलाकर 15 चैप्टर है और उस 15 चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आ रहा है तो त्रिकोणमिति है। इसलिए आज से हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और त्रिकोणमिति बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, आपको एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ 30 नंबर की जरूरत है, लेकिन यहां से आजकल अकेले 30 से लेकर 40 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इस चैप्टर को अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ एक ही चैप्टर को पढ़कर आप पास हो सकते हैं। इसलिए आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट किए हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए सबसे पहले हम इसके वेटेज को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके वेटेज को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने नोट किया 2023, 2024 और 2025। यहाँ पे जो नोट किया गया है ये प्रथम पाली है और यहाँ पे जो नोट किया गया है ये सेकेंड पाली है। तो देखिए, 2023 की अगर हम बात करें तो प्रथम पाली में त्रिकोणमिति से कितने क्वेश्चन आए? 30 क्वेश्चन आए थे। अकेले त्रिकोणमिति से 30 क्वेश्चन आए थे। और सेकंड पाली की बात करें तो 40 क्वेश्चन आए थे। देखिए, हमें 30 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अकेले यहां से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आप यहीं से पास हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इस पे ध्यान देके आपको पढ़ना है। और आगे देखिए, 2024 की अगर हम बात करें तो प्रथम पाली में 23 क्वेश्चन पूछे गए और द्वितीय पाली में 21 क्वेश्चन पूछे गए, कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी को मिलाकर। उसी प्रकार अगर हम 2025 की बात करें तो इस साल की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें प्रथम पाली में 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं और द्वितीय पाली में 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण है, 38 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, जबकि आपको पास होने के लिए केवल 30 नंबर ही चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्यों आपको बताया? क्योंकि मैं जब आपको ये बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, सच में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप इसका एवरेज भी निकालेंगे, सबको जोड़कर अगर एवरेज भी निकालते हैं तो प्रत्येक साल यहां से 30 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये गारंटी है कि यहां से 30 क्वेश्चन प्रत्येक साल आ रहे हैं। तो आपको पास होने के लिए 30 नंबर ही चाहिए और यहां से 30 नंबर आ भी रहा है, तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब आइए स्टूडेंट, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको त्रिभुज समझाएंगे कि त्रिभुज क्या होता है। अगर आप त्रिभुज को समझ जाते हैं तो त्रिकोणमिति आपकी चुटकियों में हो जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, हमने नोट किया है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजा से घिरा हुआ आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये क्या है? ये त्रिभुज है। कितना भुजा है? तो सर 1, 2 और 3। तो तीन भुजाओं से ये घिरा हुआ है, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये क्या हो गया? यही हो गया त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहेंगे। बताइए ये क्या है? सर ये भी त्रिभुज है, क्योंकि तीन भुजा है, 1, 2 और 1, 3। ये बताइए ये क्या है? सर ये भी त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहां भी तीन भुजा है, 1, 2 और 3। तो कोई भी हो, लेकिन तीन भुजा से घिरा होगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा। अब आइए हम त्रिभुज का प्रकार देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक बात याद कर लीजिए, त्रिभुज को आप जब भी जोड़ेंगे तीनों कोण को, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो सर देखिए, यहाँ पे एक कोण और यहाँ पे एक कोण, 2 कोण और यहाँ पे एक कोण, 3 कोण। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो आप कहेंगे सर कोण होते हैं 3। कितने कोण होते हैं? तो आप कहेंगे सर कोण होते हैं 3। उसी प्रकार बताइए, कोण के बाद आपसे हम पूछे शीर्ष बताइए, शीर्ष। तो ये होता है शीर्ष, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे आप लिख देंगे A, यहाँ लिख देंगे B और यहाँ लिख देंगे C। जहां पे आपने A लिखा है वो शीर्ष A है, यहाँ पे शीर्ष B है, यहाँ पे शीर्ष C है। यानी कि कितना शीर्ष हो गया? तो शीर्ष हो गया 3। तो शीर्ष की अगर बात करें तो शीर्ष भी हो जाएंगे 3। और बताइए, अब हम आपसे पूछे कि भुजा कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें भुजा भी 3 है। भुजा क्या होता है? देखिए, 1, 2 और 3, इन तीनों को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? तो इन तीनों को कोण बोलते हैं। और देखिए, इन तीनों को क्या बोलते हैं? तो शीर्ष बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 3। कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3। कितने एंगल्स होते हैं, यानी कि कितने कोण होते हैं? तो 3। हर चीज 3 ही होता है त्रिभुज के अंदर। ये बात आप याद रखिएगा। एक बात और आपको याद रखना है कि जब भी आप त्रिभुज को जोड़ते हैं, यहां पे देखिए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, कोण A, कोण B और कोण C, कोण A,
कोण बी और कोण सी, अगर आप त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपको 180 प्राप्त होगा। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। त्रिभुज 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बातें मैंने आपको क्लियर कर दी कि त्रिभुज क्या होता है और इसके कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितनी भुजाएं होती हैं। हालांकि स्टूडेंट मैंने इसके बारे में आपको त्रिभुज चैप्टर में भी बताया था और यहाँ भी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बच्चों अब हम इसको मिटा लेते हैं और हम आगे देखते हैं। ये बातें आप समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज को बेसिकली हम दो आधार पे बांटते हैं। पहला आधार है भुजाओं के आधार पे और दूसरा है कोण के आधार पे। देखिए त्रिभुज को हम दो आधार पे बांटेंगे, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका 3 भेद लिखा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो समझ आ जाएगा। सम यानी होता है बराबर और बाहु यानी होता है भुजा, यानी कि जिसका भुजा बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसका भुजा बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि समबाहु त्रिभुज कौन होगा। देखिए जिसका सभी भुजा बराबर है, ये और ये। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तो बताइए ये सभी 5 हो गए, तो इसको आप क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो देखिए जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। सम यानी होता है बराबर और बाहु यानी भुजा। तो देखिए तीनों भुजा बराबर है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बाहु यानी भुजा के आधार पे। तो बताइए इसका सभी भुजा बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। उसी तरह अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। कितना भुजा? 2 भुजा बराबर हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे बनाया एक त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज। ये त्रिभुज मैं थोड़ा सही से बना लेता हूं। देखिए ये त्रिभुज है और ये इसका भुजा है। तो बताइए देखिए थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। मान लीजिए हम कह देते हैं ये 6 है, ये 6 है। तो देखिए ये दोनों बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटा है तो कितना हो जाएगा? इससे छोटा ही होगा। तो मान लीजिए कि ये 4 है। तो बताइए ये बड़ा था और ये बड़ा था, लेकिन इन दोनों का लंबाई बराबर है। तो ये दोनों हो गए 6, लेकिन ये हो गया छोटा, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो जिसका 2 भुजा बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु यानी क्या होता है? भुजा, यानी जिसका 2 भुजा बराबर होगा उसको हम समद्विबाहु बोलेंगे। जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम समबाहु बोलेंगे। और एक और होता है जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको एक त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं और आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए ये कौन सा त्रिभुज है। तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा उससे भी बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। मान लीजिए ये 8 है। तो देखिए मान लीजिए हम कह देते हैं कि ये 5 है और ये 6 है, ये 8 है। क्यों कह दिए? क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। तो कोई भी बराबर नहीं है। जब कोई भी बराबर नहीं होगा तो इसी को आप बोलते हैं विषम। विषम यानी होता है अलग, सम यानी होता था बराबर, यहाँ वी यानी होता है कि नहीं, यानी बराबर नहीं है। तो इसमें एक भी बराबर नहीं है तो विषम हो गया। और विषम बाहु। बाहु क्यों लगाएंगे? बाहु यानी कि भुजा। हम यहाँ भुजा की बात कर रहे हैं तो बाहु यानी क्या होता है? भुजा। तो विषम बाहु त्रिभुज। जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। जिसका 2 भुजा बराबर होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसका तीनों भुजा बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। ये बात आप समझ गए। ये भुजा के आधार पे था। भुजा क्या होता है? ये वाला। हमने भुजा के आधार पे आपको समझा दिया। अब हम आपको समझाएंगे इस कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। तो आइए अब हम कोण के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कोण के आधार पे कितने होते हैं। तो सर कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तो चलिए सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज को समझेंगे। न्यून कोण क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। कैसे? आइए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक मेरा त्रिभुज है और ये त्रिभुज बराबर है, इसलिए इसका ये सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा। कितना होगा? मान लीजिए ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो बताइए सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? मैंने आपको कहा है कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180। तो थोड़ा जोड़ के देखते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो बच्चों जोड़िए थोड़ा। ए का मान कितना है? तो कोण ए का मान 60 है, तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे।
फिर बताइए कोण बी का मान 60 है तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे, फिर कोण सी का मान 60 है तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, सबको जोड़िए तो सर 160 प्राप्त, 180 प्राप्त हो गया, और यहाँ भी 180 प्राप्त हो गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर प्राप्त हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी होगा न्यून कोण त्रिभुज, उसका सभी कोण, जितना भी कोण होगा वो सभी 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए सभी 90 से कम है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 90 से कोई और कम रख लेते, जैसे मैंने 60 रखा है, आपका मन करता है कि सर हम 60 नहीं रखेंगे, हम 45 रखेंगे, तो आप 45 रख के देख लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे 60 न रख के इसके अंदर आप क्या रखते, 45 रखते, तो क्या हो जाता, यहाँ भी 45 हो जाता, यहाँ भी 45 हो जाता, और यहाँ भी 45 हो जाता। तो जोड़ने पे 180 नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 रखा है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 135 आएगा, लेकिन हमें कितना लाना था, हमें लाना था 180, जो कि आया ही नहीं, इसलिए आप 45 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तीनों कोण कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा, और 90 डिग्री से छोटा कितना होगा, तो सर 60 डिग्री होगा। इन तीनों का मान कितना हो जाएगा, सर 60 डिग्री रखने पर ये सेटिस्फाइड होगा, 60 से कम रखने पर सेटिस्फाइड नहीं होगा, या 60 से ज्यादा रखने पर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि कोण कितना होगा जोड़ने पे, तो 180 होना चाहिए। तो 60, 60 और 60 को जोड़ेंगे तभी 180 प्राप्त होगा। बच्चों आप इसको समझ गए। आइए अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। अब आपको कैसे पता चलेगा 90 डिग्री कहाँ होता है, तो एक बात मेरा याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी चीज हो जो सीधा खड़ा हो, ठीक है, कोई भी चीज हो जो सीधा खड़ा हो वो कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मैं कितने डिग्री का हो जाऊंगा, 90 डिग्री का, और मेरे पैर के पास यानी कि नीचे मेरे पैर के पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए, जहां भी आपको सीधा एक लाठी दिखाई दे, इसको हम लाठी बोल देते हैं, हालांकि ये भुजा है, जहां भी आपको एक सीधा लाठी दिखाई दे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का। बस आपको समझ जाना है, जहां पे भी एक लाठी सीधा खड़ा होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इसी को हम बोल देंगे समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज, जहां पे एक कोण 90 डिग्री का हो। ये कितना डिग्री का है, तो ये हो गया 90 डिग्री का। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बस सिर्फ एक कोण देखना है 90 डिग्री का है या नहीं है, बस। आइए अब आगे देखते हैं। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अधिक कोण, अधिक यानी किससे अधिक, तो 90 से अधिक। तो बताइए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। अब बताइए कितना हो गया, देखिए ये वाला त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा था। जैसे ही थोड़ा ये पीछे की तरफ आया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, अब इधर की तरफ आ गया। पहले सीधा था तो 90 बन रहा था, लेकिन जैसे ही ये इधर आ गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, मान लीजिए कुछ 120 डिग्री हो गया होगा, या फिर 90 से ज्यादा ही होगा। जितना भी हो ये 90 से ज्यादा ही है। तो 90 से ज्यादा है, जिसका एक कोण 90 से अधिक होगा उसको आप अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो बताइए एक कोण 90 से अधिक है कि नहीं, 120 है, 90 से अधिक ही तो है, इसलिए आप इसको अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको आप अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब आइए फिर से आपको हम समझाते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। आपको 90 डिग्री याद रखना है। न्यून कोण में 90 डिग्री से तीनों छोटा होगा, और अधिक कोण में 90 डिग्री से एक कोण अधिक होगा, लेकिन समकोण में 90 डिग्री का एक कोण होगा, तो उसको आप समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब बच्चों आपको मैंने ये क्यों सिखाया, आपको कौन सा पढ़ना है इसमें, तो आपको केवल और केवल क्लास 10th में जब भी त्रिकोणमिति के अंदर अगर बात किया जाए त्रिभुज बनाने का, तो आप बिना सोचे समझे आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बिना सोचे समझे क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। जब भी मैं आपको कहूंगा एक त्रिभुज ड्रॉ करिए, तो आपको समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये वाला त्रिभुज नहीं बनाना है, आपको ये वाला त्रिभुज बनाना है त्रिकोणमिति के अंदर। इसीलिए मैंने ये सभी कथाएं आपको बताई हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको त्रिभुज में भी बताया था, और मैं आपको यहां भी बता दिया हूं कि आप समझ जाएं। तो आपको कौन सा त्रिभुज ड्रॉ करना है, तो सर हमको समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। चलिए ये बात आप समझ गए हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि त्रिकोणमिति है। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने नोट किया है त्रिकोणमिति। त्रि यानी होता है तीन, कोण यानी कोण, और मिति यानी माप, यानी कि तीन कोणों की माप। लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन पढ़िए क्या कहा जा रहा है। तीन कोणों की माप कहा जा रहा है ना, लेकिन डिफिनेशन पढ़िए। लिखा हुआ है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, क्या क्या, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बताइए त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करना है, तो सर त्रिभुज की भुजाओं का
और कोणों का, दोनों का अध्ययन करना है, तब जाके ये क्या कहलाएगा, तब जाके ये त्रिकोणमिति कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण और मिति यानी माप, तीन कोणों की माप। लेकिन सिर्फ कोण का माप नहीं पढ़ना है हमको भुजाओं की भी माप पढ़नी है और कोणों की भी माप पढ़नी है, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए ये तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। कौन कौन सा शब्द, देखिए ये ट्री है और ये गॉन है और ये मेट्री है। आइए हम इसको यहाँ पे नोट किए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ट्री यानी क्या हो गया, तीन, लेकिन जब आप इसको अलग लिखेंगे तो ये ट्री नहीं कहलाएगा, ये ट्राई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राई। तो ट्राई यानी होता है तीन। और गॉन मिलके बना है गोनोन से। गॉन किससे मिलके बना है, गोनोन से, क्योंकि गॉन क्या है, एक ग्रीक शब्द है। तो ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है, ये जो गॉन है ना, ये गोनोन से बना है, गोनोन से। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है भुजा या फिर कोण। सिर्फ भुजा नहीं, भुजा और कोण दोनों। उसी प्रकार यहाँ पे मेट्री लिखा गया है। तो मेट्री किससे बना है, ये भी ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द मेट्रोन से बना है, मेट्री। मेट्री किससे बना है, तो मेट्रोन से। और मेट्रोन का मतलब होता है माप। अब आइए इन सभी को पढ़िए क्या कहा जा रहा है। तो तीन भुजा या कोण की माप, यानी कि तीन भुजाओं और कोणों की माप, दोनों को पढ़ना है। सिर्फ तीन भुजाओं की माप नहीं, तीन भुजाओं और तीन कोणों की माप क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इसको आप समझ गए होंगे क्या क्या पढ़ना है, तीन भुजा की माप और तीन कोण की माप यहाँ पे हमें पढ़ना है। बच्चों ये आप समझ गए होंगे। अब आइए आपको हम समझाते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ स्पेशल बातें, जो कि आपको आगे 8.1 में पढ़ना है। चलिए बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिखा है एबीसी, और यहाँ भी हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है एबीसी। अब इस दोनों में हम अंतर समझेंगे, कुछ आपको समझाएंगे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। देखिए बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था कि जहां भी सीधा लाठी खड़ा होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण होगा, जहां पे भी सीधा लाठी खड़ा होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण होगा। ये बातें अभी मैंने आपको बताई हैं। तो अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा या नहीं, ये मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया है। अब आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है। बच्चों ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये रट लेते हैं कि आधार ये होते हैं, लंब ये होते हैं और कर्ण ये होते हैं, बट वैसे नहीं होता है। आइए आपके डाउट को हम क्लियर करते हैं कि लंब कौन होते हैं और आधार कौन होते हैं। बच्चों आपने रटा होगा कि ये धरती है, धरती को आप बोलते हैं आधार। आपने बचपन में रटा होगा कि धरती को क्या बोलते हैं, आधार। या फिर आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे तो आपने वहां पर रट लिया होगा। और ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका लंब, आपने ऐसे ही रटा होगा। और ये हो जाएगा आपका कर्ण। आइए अब हम आपको समझाते हैं, ये रटंत विद्या है, आपको ऐसे नहीं रटना है, हम कुछ अलग स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये आपका त्रिभुज है। मान लीजिए ये आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा बी और इसका नाम हो जाएगा सी। अब बताइए, हमने आपको कहा कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने हमेशा ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना भुजा, इस भुजा को हमेशा आप बोलेंगे कर्ण। क्या बोलना है, कर्ण बोलना है। ये कभी नहीं बदलेगा, ये बड़ा वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब हमको समझाना है कि लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। तो देखिए इसी में आपको कंफ्यूजन होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन लंब और कर्ण में आपको कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैंने एक और एक दो त्रिभुज लिया है आपको समझाने के लिए। आइए सबसे पहले हम आपको यहां से समझाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि साइन ए निकालिए। क्या निकालिए, साइन ए। तो यहाँ पे ए कहा जा रहा है, तो आप यहां से देखेंगे ए पे बैठ जाएंगे और वहीं से आप नीचे देखेंगे। तो बताइए यहां से हम नीचे देखेंगे तो एक बात याद रखिएगा, हम जिधर भी देखते हैं वो लंब होता है, हम जिधर भी देखते हैं क्या होता है, लंब। क्योंकि आप ऊपर बैठे हैं तो आप लंबा आदमी है, याद करने का ट्रिक है। आप ऊपर बैठे हैं तो मान लीजिए कि आप जहां भी देख रहे हैं वो बहुत लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो गया, लंब। आप जहां भी देखेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला तो कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ये बड़ा वाला भुजा हमेशा कर्ण रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए हम आपको कह देते कि साइन सी निकालिए, तो आप कहां से देखते, सी पर से देखते, क्योंकि आपको साइन सी निकालना था। देखिए अगर हम आपको कह देंगे कि साइन सी निकालिए तो आपको सी पर से देखना है। तो ये रहा सी। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया है कि जहां से भी बोला जाएगा उसके सामने वाला लंब होगा। तो अब लंब कौन सा हो गया, तो ये हो गया लंब। देख लीजिए ये यहाँ पे ये लंब हो गया और यहाँ पे ये लंब हो गया।
ये दोनों में अंतर है। लेकिन एक बात बताइए, आधार कहाँ होगा? सर देखिए, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार, क्योंकि इसमें तीन ही चीज आती है, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो ये आधार हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर आधार हो जाएगा। आ से क्या होगा? आधार हो जाएगा। अब हम इसको इंग्लिश में समझते हैं। ये तो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब आइए हम इसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, कर्ण को आप इंग्लिश में देखिए हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्ण को? हाइपोटेन्यूज। और शॉर्टकट में आप इसको क्या बोल देंगे? ये एच से शुरू है, इसलिए शॉर्टकट में आप एच लिख देंगे। देखिए बेस बी से शुरू है, इसलिए शॉर्टकट आप बी लिख देंगे। यहाँ परपेंडिकुलर पी से शुरू है, इसलिए आप शॉर्टकट में पी लिख देंगे। तो अब हम आपको समझाएंगे कि कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए सर, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट में लिखना है एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एच। अब आप इंग्लिश में समझिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं आपको अंग्रेजी में लिख लिख के पढ़ाऊंगा। आप समझ जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है। ये मैं फुल गारंटी लेता हूं कि आपको समझ आएगा ही आएगा। आइए बच्चों, ये एच हो गया। अब बताइए आधार को क्या बोलते हैं? तो सर आधार को बोलते हैं बेस। देखिए क्या बोलते हैं? बेस यानी कि बी। क्या बोलते हैं? बेस यानी कि बी। ये बी है, ये एच है, तो ये क्या बच गया? ये ऑटोमेटिक बच गया यहाँ पे पी। देखिए ये पी बच गया। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, कर्ण को क्या बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं एच। कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। यहाँ पे देखिए कर्ण को एच बोलते हैं, और लंब को क्या बोलते हैं? तो लंब को बोलते हैं पी। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे पी। ये क्या हो गया? पी हो गया। और एक और बताइए, आधार को क्या बोलते हैं? तो सर देखिए, आधार को बोलते हैं बेस यानी कि बी। तो आपने रटा था, अब वो रटा हुआ बात क्लियर हो गया। देखिए अगर आपको ए पर से कहा जाए देखने के लिए, तो इसके सामने वाला पी। अगर सी पर से कहा जाए तो इसके सामने वाला पी। जहां से भी कहा जाएगा उसके सामने वाला पी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आपको समझाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय भी समझा देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। देखिए पाइथागोरस ने कहा था कि जब भी आप समकोण त्रिभुज में देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, जब भी आप समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो ये बड़ा वाला, इसमें बड़ा कौन है? तो देखिए सर, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा वाला कौन होता है? कर्ण। तो उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर, किसका? कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा, ये कर्ण है ना, इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो देखिए ये कर्ण है, शेष कौन बच गया? तो ये बच गया और ये बच गया। सर ये आधार हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार। और फिर यहाँ पे नोट करेंगे, सर लंब बच गया, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे लंब। उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग यानी क्या होता है? प्लस के बराबर होता है। अब मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है। देखिए बच्चों, कर्ण को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर कर्ण को अंग्रेजी में एच बोलते हैं, तो हम यहाँ पे एच रख देते हैं। आइए ब्लू पेन का यूज करते हैं, हम यहाँ पे एच रख देते हैं। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर बेस। आधार को हम क्या बोलते हैं? आधार को हम बी बोलते हैं, यानी कि बेस बोलते हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे बी। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस लंब को क्या बोलते हैं? तो लंब को बोलते हैं सर पी, यहाँ रख देंगे पी। ये आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो जब भी आपको कहा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप इस वाले फॉर्मूले के रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखिए ये फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से सुनिए। पाइथागोरस ने कहा था, यहाँ पे समझ लीजिए एक बार फिर से, पाइथागोरस ने कहा था कि ये बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर, तो बड़ा वाला भुजा क्या है? एच। तो एच का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के, इसके और इसके स्क्वायर के, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि जब आप इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इन दोनों भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो आपको प्राप्त होगा ये बड़ा वाला भुजा एच स्क्वायर। यही बात पाइथागोरस भाई ने कहा था। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम आगे चलेंगे और आगे देखने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी बचा है हम सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन धड़ाधड़ और धड़ाधड़ बन जाएगा। इसलिए आइए हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को नोट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होते हैं। बच्चों अभी अभी मैंने आपको समझाया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। मैंने आपको समझाया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ ही मैंने ये भी बोला था कि बड़े वाले भुजा का स्क्वायर दो छोटे वाले भुजा के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये बात अभी मैंने आपको बताया था
लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपका ट्रिक लग सकता है, तो वहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे, अपने दिमाग का यूज करेंगे। तो आइए हम आपको वही बातें बताने जा रहे हैं कि कहां पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है और कहां पे यूज करना है, कहां पे क्वेश्चन को देखते आंसर ला देना है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये आपका एक ट्रिक है जिसको आप पाइथागोरियन ट्रिपल्स बोलते हैं। आइए बच्चों बोर्ड पे देखिए पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होते हैं, आइए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे मैंने आपको इसको दे दिया 7 और इसको दे दिया 24, तो इसका मान आपसे पूछेंगे, बताइए इसका मान क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो भुजाओं का मान दिया होगा और तीसरा भुजा का मान निकालना होगा तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा होता है पाइथागोरस का प्रमेय? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसी सूत्र पे आप रख के आंसर लाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक का यूज करना है और आंसर आप चुटकियों में ला देंगे। आइए बच्चों हम देखते हैं कि आंसर चुटकियों में कैसे आएगा। देखिए हम आपको एक ट्रिक अभी बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इसका मान 7 है, इसका मान 24 है, तो इसका मान कितना आएगा? सर इसका मान 25 आएगा। ये मुझे कैसे पता चल गया? तो देखिए हमने यहाँ पे ट्रिपल्स लिख के रखा है। क्या होते हैं? अगर एक का मान 7 है, एक का मान 24 है, तो एक का मान ऑटोमेटिक 25 होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा वाला भुजा हमेशा इसका बड़ा मान होगा। देखिए h बड़ा होता है तो इसका मान भी बड़ा होगा। इन सभी से बड़ा मान किसका होगा? तो सर h का मान होगा, तभी जाके ये ट्रिपल्स काम करेंगे। तो बताइए एक का मान 7 है, एक का मान 24 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए उसी तरह कुछ और क्वेश्चन आपको दे देते, हम आपको कहते कि यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 17, तो बताइए इसका मान क्या आएगा? तो आप लगाते पाइथागोरस का प्रमेय। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ पे अपने दिमाग का यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए देखते हैं कैसे देंगे। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपल्स लिखा है। बताइए एक 8 है और एक 17 है, तो बीच में क्या बच गया? 15। तो ऑटोमेटिक इसका मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब दो भुजाओं का मान दिया रहता है तो तीसरा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव का बात होगा तो वहां पे आपको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो बताइए 8, 15 और 17 ये क्या है? ट्रिपल्स हैं। ये फिक्स है कि इसका मान 8 और इसका 15 है, तो इसका 17 ही आएगा। बड़ा मान किसका होता है? h का होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। आइए एक और समझाते हैं। मान लीजिए हम आपको कहते कि इसका मान 5 है, इसका मान 4 है, इसका बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए नोट किया गया है, एक 5 है एक 4 है, तो एक का मान कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला हमेशा बड़ा होगा। ये बड़ा वाला है ना, इसका मान हमेशा बड़ा होगा, तभी जाके ये शर्तें काम करेंगी, अदरवाइज ये नहीं काम करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह करके आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, ये सभी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया इसका मान 5 है, इसका मान 12 है, तो इसका मान बताइए कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए 5, 12 और 13, तो 5 और 12 दिया गया है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये बात आप समझ गए होंगे। इन पांचों को आपको याद कर लेना है, बिना बनाए ही आपका आंसर आ जाएगा। जितना देर में आपके दोस्त लोग सॉल्व करेंगे उतने देर में आपके आंसर आ चुके होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पूरा का पूरा कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो सर 6 होता है। पहले का नाम है साइन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। दूसरे का नाम है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। पढ़िए क्या लिखा है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर इसको पढ़िए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका क्या पढ़ेंगे? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। लेकिन हमें इसका अनुपात बताना है, अनुपात, क्योंकि हमने यहाँ नोट किया है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो इसका 6 नाम हो गए, लेकिन इसका हमें अनुपात बताना है। तो कैसे होगा? देखिए हमने आपको समझाने के लिए ट्रिक भी नोट किया है, लेकिन आइए सबसे पहले ऐसे ही आपको रटवाते हैं। बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर p/h, p/h। कॉस का क्या होगा? सर b/h। और टेन का क्या होगा? सर p/b। ये h से h कट गया तो ऊपर बच गया p और नीचे बच गया b, p/b। उसी प्रकार इसको देखिए, ये कैसे आएगा? ये बहुत ही इजी है। अगर आपको ये तीनों याद हो जाते हैं तो इसको याद करने का जरूरत भी नहीं है। आप इसको उलट देंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। इधर वाले का मान कैसे आएगा? तो सर इधर वाले का मान इसको पलटने से आएगा, यानी कि उलट देने से आएगा, यानी कि इसका व्युत्क्रम करने से आएगा। तो आइए इसको हम उलट देते हैं।
इन तीनों का मान अगर आपको याद हो जाता है P/H, B/H और P/B, तो ये आपके चुटकी में हो जाएगा। कैसे सर? तो देखिए H को भेज दीजिए ऊपर और P को भेज दीजिए नीचे, H/P हो गया। उसी तरह इस H को ऊपर भेज दीजिए और B को नीचे भेज दीजिए, देखिए sec का मान H/B हो गया। उसी प्रकार अगर tan का मान है P/B तो cot का क्या आएगा? तो सर उलट दीजिए, तो ये चल गया ऊपर और ये चला आया नीचे, तो हमने इसको उलट दिया, इन तीनों को उलट दिया तो मान आपका प्राप्त हो गया। इन तीनों को उल्टेंगे तो ये प्राप्त होगा और इन तीनों को उल्टेंगे तो ये प्राप्त होगा। ये बातें आप भली भांति समझ चुके होंगे बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नोट किया है त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम, यानी कि त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, यानी कि उल्टा उल्टा कहाँ कहाँ काम करेगा। तो देखिए उल्टा वाला सूत्र देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया है कि साइन का उल्टा क्या हो गया है? तो सर कौशिक हो गया है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? सर कौशिक हो जाएगा। लेकिन उल्टा लिखने के लिए जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूं, इसको मिटा लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि बताइए 4 का उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 4 का उल्टा कैसे होगा? तो ऐसे होगा, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसका उल्टा करिए सर, देखिए 1 चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। उसी तरह आपसे पूछा जाए कि साइन का उल्टा करिए, तो आप कैसे उल्टा करेंगे? सबसे पहले इसके नीचे 1 देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं आप बताइए? हाँ सर देना पड़ेगा। तो जब इसके नीचे 1 देके उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 1 चला जाएगा ऊपर और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर इसका उल्टा हो जाएगा कौशिक। क्या हो जाएगा? कौशिक। तो बताइए साइन का उल्टा क्या आ गया? 1/कौशिक आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। तो बताइए साइन का उल्टा क्या था? कौशिक था। तो साइन का उल्टा हो जाएगा 1/कौशिक, ऊपर आ जाएगा 1। बस उल्टा वाला में क्या होता है? ऊपर 1 आ जाता है। ये बात आप समझ जाइए। उसी प्रकार बताइए जब ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये होगा। तो बताइए कौशिक का उल्टा क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कौशिक का उल्टा हो जाएगा 1/साइन, क्योंकि साइन का दोस्त कौन है? कौशिक है। तो बताइए कौशिक भी तो साइन का दोस्त होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए हम आपके दोस्त है तो आप भी तो मेरे दोस्त होंगे, होंगे कि नहीं? तो होंगे। देखिए तो क्या होगा? देखिए सर तो साइन का उल्टा क्या हो गया? 1/कौशिक। तो कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/साइन। हमने यहाँ नोट किया 1/साइन। उसी प्रकार ये आप समझ गए। इस लाइन में देखिए बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर कॉस का जब उल्टा किए हैं तो एच चला गया है ऊपर और बी चला आया है नीचे। तो कॉस का उल्टा क्या हो गया था? सेक हो गया था। कॉस का उल्टा सेक हो गया था। तो यहाँ देखिए कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/सेक, सिर्फ ऊपर 1 लग जाएगा बस, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसी प्रकार यहाँ बताइए सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? तो हमने कहा जब ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो बताइए कॉस का उल्टा क्या था? 1/सेक। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/कॉस। हमने यहाँ पे 1/कॉस नोट कर दिया। आइए ये भी आप समझ चुके होंगे। अब बच्चों इसको देखिए tan का उल्टा क्या था? तो सर कॉट था। कैसे? ये b चला गया ऊपर और p चला आया नीचे। तो बताइए tan का उल्टा क्या है? तो सर कॉट। कॉट है तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। लेकिन इसके ऊपर 1 देना पड़ेगा। जब भी आप उल्टा करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1 देना है। समझ गए? 1 देना है। ऐसे आप याद करके रखेंगे ज्यादा दिन तक। अब बताइए बच्चों tan का उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। तो बताइए कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सर कॉट का उल्टा हो जाएगा 1/tan। देखिए जब tan का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा tan हो जाएगा। कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? tan। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहीं से इसका निर्माण हुआ है। कहां से? सर यहीं से इस सूत्र का निर्माण हुआ है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो ये वाला सूत्र आपको यूं ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा किए हैं तो ये आया है और इसका उल्टा किए हैं तो ये आया है। ये बात आप समझ गए होंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि इन सारे फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह। अगर आप मेरे बताए हुए नक्शे कदम पे चलते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको त्रिकोणमिति थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आइए बच्चों अब हम कुछ और देखते हैं। सबसे पहले हम इसको याद कराने का ट्रिक बताते हैं कि ये याद होगा कैसे। आप बोलो सर मुझे तो याद होगा ही नहीं, तो आइए मैं आपके लिए ट्रिक भी रखा हूं। कौन सा ट्रिक है? आइए, मेरे पास बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन मैं आपको 1-2 ट्रिक बता देता हूं। यहां देखिए हमने यहां पे नोट किया है P, B और यहाँ पे P, यानी कि P से क्या होगा? P से हो गया पंडित, यहाँ पंडित लिखा हुआ है। B से हो गया बद्री, तो यहाँ से हो गया बद्री। और फिर P से क्या हो गया? प्रसाद, तो यहाँ प्रसाद, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद। फिर बताइए H से क्या हो जाएगा? हर। फिर H से क्या हो जाएगा? फिर H से हो जाएगा हर। और B से क्या हो जाएगा? बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या बोले भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, एस से होता है सोना। एस से क्या होता है? सोना होता है। एस से क्या होता है? सोना। बताइए। और
सी से क्या होगा? चांदी। और टी से क्या होगा? तोल। क्या लिखेंगे? तोल लिखेंगे, तोल। तो बताइए इन सभी को पढ़िए कैसे लिखा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये ट्रिक है आपका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये बात आप समझ चुके होंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एस से होता है साइन, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा एच, पी बाई एच। तो यहाँ देखिए साइन का क्या है? पी बाई एच। फिर बताइए, हम आपसे कॉस का पूछे तो क्या होगा? सर कॉस का होगा बी बाई एच। तो हमने यहाँ पे नोट किया है बी बाई एच। फिर बताइए बच्चों, यहाँ देखिए टेन का क्या हो जाएगा? सर पी बाई बी, पी बाई बी। तो देखिए टेन का क्या हो जाएगा? पी बाई बी। मैंने आपको बताया है ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। इन तीनों का मान आपने याद कर लिया, और बाकी का मान याद करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों को उलट देंगे, वो तीनों आपको याद हो जाएगा। कौन कौन सा? कॉसेक, सेक और कॉट। इन तीनों को उलटने से बनेगा। अगर आपको नहीं याद होता है तो ऐसे कर लीजिए। आपने ऊपर से देखा था, अब नीचे से देख लीजिए। तो बताइए कॉसेक का मान क्या आएगा? तो सर साइन कॉस टेन कॉसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। नीचे से पढ़ लीजिए। तो बताइए कॉसेक का क्या होगा? एच बाई पी। तो देखिए एच बाई पी। फिर बताइए सेक का क्या होगा? एच बाई बी। तो देखिए एच बाई बी। फिर नीचे से देखिए बी बाई पी, तो यहाँ पे बी बाई पी। ये बातें आप समझ चुके होंगे। ये आपका एक ट्रिक था याद करने का। अगर आपको ट्रिक से याद हो जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप रट लेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि रटने से क्या होगा? आपको जल्दी जल्दी याद आ जाएगा, आप फटाफट लिख देंगे। लेकिन ये टेबल लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये ट्रिक था तो मैंने आपको समझाया है। आइए एक और आपको हम ट्रिक बताते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक और ट्रिक है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी से होगा पाकिस्तान, पी से क्या होता है? पाकिस्तान होता है। तो नोट करेंगे पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा। एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बताइए अगर आपसे हम पूछते कि साइन का सूत्र बताइए, पहले साइन आता है ना। अगर आपसे हम पूछते कि साइन का सूत्र बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो आप क्या बताते? सर साइन का हो जाएगा पी बाई एच, पी बटा एच, पी बटा एच। तो देखिए साइन का क्या है? पी बटा एच। उसी तरह आपसे पूछते कॉस का बताइए, तो बी बटा एच, बी बाई एच। तो क्या हो जाएगा कॉस का? बी बाई एच। फिर बताइए टेन का पूछते तो पी बाई बी, पी बाई बी। पी के नीचे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बताइए टेन का पी के नीचे बी हो गया। तो हमने एक बार ऊपर से देख लिया, अब एक बार नीचे से देख लीजिए। बताइए तो टेन साइन कॉस टेन हमने देख लिया। अब बताइए कॉसे का क्या होगा? सर नीचे से देखेंगे तो एच बाई पी। देखिए एच बाई पी। उसी प्रकार एच बाई बी, तो एच बाई बी। उसी प्रकार बी बाई पी, तो बी बाई पी। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये आपका एक ट्रिक था, आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों आइए अब हम आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इन दोनों ट्रिक में से आप कोई भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप याद रख सकते हैं। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरा नाम, यानी कि ये जो हमने लिखा था ये पूरा नाम नहीं है, ये साइन पूरा नाम नहीं है, कॉस पूरा नाम नहीं है, टेन पूरा नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख के यहाँ पे दे देता, इसको मिटा देता हूं, मैं आपको लिख के दे देता एके। जैसे मेरे कोचिंग का क्या नाम है? एके इंग्लिश एकेडमी। तो एके ये मेरा शॉर्टकट नाम है, अरुण कुमार, ये शॉर्टकट नेम है। लेकिन फुल लिखना होगा तो क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे अरुण कुमार, ऐसे लिखेंगे, ये पूरा नाम है। उसी प्रकार ये शॉर्टकट नेम है, हमें पूरा लिखना है तो साइन का पूरा नाम क्या होता है? तो सर SINE, ये पूरा नाम है। साइन का पूरा नाम क्या है? SINE। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या जरूरी है? तो बच्चों इसका जरूरी है, जब आप प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा पूरा नाम बताने वाला, कि साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, ये आपसे वहां पे पूछा जाएगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे जाके आप फेल हो जाएंगे, आप कुछ बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। बच्चों देखिए तो साइन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सर SINE, साइन। साइन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? SINE। फिर बताइए कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सर कॉस का पूरा नाम हो जाएगा कोसाइन। क्या हो जाएगा? कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। टेन का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। उसी तरह कॉट का पूरा नाम क्या है? तो कॉटेन, कॉटेनजेंट। कॉट का पूरा नाम क्या है? कॉटेनजेंट।
देखिए tan वाले में और cot वाले में दोनों एक दूसरा का उल्टा है, तो इसमें भी जेंट लगा रहेगा और इसमें भी जेंट लगा रहेगा। तो बताइए tan का होगा टेंजेंट और cot का हो गया कोटेंजेंट। क्या हो जाएगा? cot का हो जाएगा कोटेंजेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये ऐसे हो जाएंगे। और साइन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सर साइन ही होगा, लेकिन लास्ट में ई लग जाएगा। कॉस का पूरा नाम क्या होगा? तो सर कोसाइन होगा। देखिए इसमें भी लास्ट में ई लग गया था, इसमें भी लास्ट में ई लग गया है, कोसाइन। साइन का पूरा नाम तो सर साइन ही है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन। टेन का पूरा नाम टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट। उसी तरह कॉसेक का पूरा नाम बताइए, कॉसेक का। तो देखिए कॉसिकेंट, सिर्फ एंट जुट गया है। उसी प्रकार सेक का पूरा नाम तो सिकेंट, सिर्फ एंट जुट गया है ना, दोनों में क्या जुटा है? एंट। तो ये दोनों देखिए, कॉसेक का क्या हो जाएगा? तो सर कॉसिकेंट। सेक का क्या हो जाएगा? तो सर सिकेंट, है ना। तो आप इसको पढ़ना जानते होंगे भली भांति, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। कॉसेक का क्या हो जाएगा? कॉसिकेंट, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट। और सेक का क्या हो जाएगा? सिकेंट, सिकेंट, सिकेंट। ठीक है, ये आप समझ गए। ये शॉर्टकट नेम था, ये फुल नेम है। जब आपसे मैं पूछूंगा, प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, तो आप वहां पे रिप्लाई दीजिएगा कि हाँ सर आपने इसके बारे में पढ़ाया था आगे। चलिए अब ये लास्ट रहेगा आपका, आप इसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। बच्चों देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब आप x में गुना करते हैं y से, क्या हो जाता है? xy हो जाता है। उसी प्रकार जब आप 8 में गुना करते हैं 4 से, क्या हो जाता है? 8 चौक 32। ये दोनों तो गुना हो गया। उसी प्रकार अगर आप a से गुना करेंगे b में तो क्या हो जाएगा? तो सर ab हो जाता था। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहां पे तो गुणा किए तो गुणा हो गया, यहां पे क्यों नहीं होगा? देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे नहीं होगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा साइन थीटा निकालिए, तो थीटा दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछा जाए कि साइन का मान निकालिए, तो आप साइन का मान नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे बच्चों? क्योंकि देखिए अकेला साइन अगर ये नहीं रहता तो अकेला साइन का कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी तरह अकेला कॉस का कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अगर आपसे कहते कि साइन ए निकालो, तो यहाँ पे ए आता, तो आप पता कर लेते कि हाँ सर हमें यहाँ से देखना है ना। उसी तरह आपको कहते कि कॉस सी निकालो, तो आपको पता चल जाता यस सर हमें सी पर से देखना है, ये आप जान जाते। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ से देखना है? इसलिए अकेला साइन, अकेला कॉस और अकेला टेन, यानी कि अकेला किसी का भी वैल्यू नहीं है। जैसे अकेला टीचर का कोई वैल्यू नहीं है स्टूडेंट के बिना, उसी तरह इसका भी कोई अकेला वैल्यू नहीं है। देखिए कैसे होगा? तो सर देखिए, अब आप कहेंगे सर ऐसे कर लीजिए ना, साइन में गुणा कर दीजिए ए से, तो क्या हो जाएगा? साइन में गुणा करेंगे ए से तो साइन ए हो जाएगा। उसी तरह कॉस में गुणा करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये अकेला है और कोण अकेला है। मान लीजिए आपसे हम कह देते यहाँ पे ए का मान क्या है? ए मतलब होता है कोण। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे ए क्या था, तो सर ए यहाँ पे कोण था, कोण। तो मान लीजिए हम ए के जगह पे आपको कह दे कि 90 डिग्री का मान निकालो और साइन आपको ना दे, तो बताइए क्या निकालेंगे आप? सिर्फ 90 डिग्री का मान किया। आप पूछेंगे कौन सा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की, कॉस 90 डिग्री की, टेन 90 डिग्री, ये आप मुझसे पूछेंगे। इसीलिए अकेला इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे साइन अलग और 90 डिग्री अलग, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस अलग और ए अलग लिख देंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। समझ गए क्यों? क्योंकि अकेला यहाँ पे अगर आप कोण का मान 90 रख देंगे तब भी वैल्यू नहीं है, और अकेला कॉस को छोड़ देंगे तब भी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए इसको हटा देते तो बताइए इसका कोई वैल्यू है अकेले? हम पूछेंगे कॉस का मान निकालिए, तो आप कहेंगे कौन सा कॉस? कॉस ए निकाले कि कॉस बी निकाले कि कॉस सी निकाले, आप पूछेंगे ना। उसी तरह मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं और 90 डिग्री रहने देते हैं। हम आपसे पूछे 90 डिग्री का मान निकालिए, तो आप पूछेंगे कौन सा 90 डिग्री? साइन 90 की, कॉस 90 की, टेन 90 की, कोसेक 90, कौन सा 90? आप उनसे पूछेंगे कि नहीं? जरूर पूछेंगे। ये बातें आपको पूछनी भी चाहिए। अगर आपको समझ आएंगी तभी ये बात आप पूछेंगे, और समझ नहीं आएगा तो आप बातें नहीं पूछेंगे। चलिए आप समझ गए होंगे। तो बताइए ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। साइन में ए से गुणा होगा तो साइन ए नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि साइन में ए से गुणा हो गया तो साइन ए हो गया, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। उसी तरह कॉस में ए से गुणा होगा तो कॉस ए नहीं हो सकता है। टेन में ए से गुणा होगा तो कभी भी टेन ए नहीं हो सकता है। कॉसेक में ए से गुणा होगा तो कॉसेक ए नहीं हो सकता है। इसका मतलब होता है बराबर, और ऐसे करने का मतलब है कि बराबर नहीं होगा। तो बताइए कॉसेक में गुणा करेंगे ए से तो कॉसेक ए के बराबर होगा? नहीं होगा। उसी तरह सेक में गुणा करेंगे ए से तो सेक ए के बराबर होगा? नहीं होगा। उसी तरह टेन में गुणा करेंगे ए से तो टेन ए के बराबर नहीं होगा।
ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर इन सभी बातों को आप समझ गए हैं तो आपके प्रश्नावली 8.1 में यहां से भी प्रश्न बनेंगे और यहां से भी प्रश्न बनेंगे। हालांकि बनेंगे सभी जगह से, लेकिन यहां से भी 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को क्लियरली समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।